गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रदरफोर्ड वाला प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था और उसमें उससे रिलेटेड हमने दो परिभाषाएं भी पढ़ी थी। रदरफोर्ड की जो कमियां रही उनको दूर किसने किया? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने क्या किया कि इस जो रदरफोर्ड वाला जो मॉडल था, परमाणु मॉडल, उसमें उन्होंने मैक्सवेल का प्लांक सिद्धांत जो था, क्वांटम सिद्धांत जो था, वो उसमें डाल दिया। जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था वो उन्होंने इंक्लूड कर दिया किसमें? रदरफोर्ड वाले मॉडल में, और उसको क्वांटीकृत किया। क्वांटीकृत क्या किया? बोर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। पहली बात तो उन्होंने ये बताई। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो स्थायित्व की व्याख्या हो गई कि परमाणु स्थायी रहेगा, ठीक है ना। तो एक कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में अगर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित कब करता है? जब वह एक ऊर्जा स्तर से एक निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जब संक्रमित होता है, संक्रमण करता है, तब वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो ऊर्जा का अवशोषण कब करेगा? जब निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में जब वह संक्रमण करता है, तब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, क्योंकि ऊर्जा बाहर से उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वह निम्न से उच्च में जा रहा है। लेकिन वहां उच्च ऊर्जा स्तर में वह अस्थायी रूप से रहता है और कुछ समय पश्चात 10⁻⁸ सेकंड तक ही वहां स्टेबल रह सकता है। उसके बाद क्या होगा? जितनी ऊर्जा उसने अवशोषित की थी उतनी ही वापस उत्सर्जित करके वह अपनी वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो बोहर नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन कब करेगा? जब निम्न ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर से आना जाना करता है, या निम्न से उच्च में जाता है या उच्च से निम्न में आता है, अर्थात ऊर्जा स्तर बदलने पर वह ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें उन्होंने ऐड की उनके अंदर, और ऐड करके फिर उन्होंने अपनी 3 परिकल्पनाएं दी। तो बोहर नामक वैज्ञानिक है, इसको देखो बोहर भी कहते हैं, बोहर भी कहते हैं, BOHR। तो बोहर भी बोलते हैं इसको, बोहर भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। आप कोई भी लिखें, मेन जो पॉइंट है हमारे तीनों परिकल्पनाएं हैं जो बोहर नामक वैज्ञानिक ने हमें दी थी। पहली परिकल्पना उन्होंने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाएंगे तब नाभिक का जो धनावेश है और इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है उनके मध्य एक विद्युत बल कार्य करता है, जिसको अपन कहते हैं कूलाम बल। कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा है। कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा था, F = K Q1 Q2/r²। पढ़ा था ना। R क्या है? यहाँ पर R क्या है? नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। Q1 और Q2 क्या है? एक तो नाभिक का आवेश और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। नाभिक का आवेश कितना होता है? ZE, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिक का आवेश को अपन Z लेते हैं। Z यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है, जितनी भी संख्या होगी उसके अनुसार इसका आवेश काउंट हो जाएगा, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला हमारे पास है, जो स्थिर वैद्युतिकी वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? KZE और E/r²। ये कूलाम का विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल जिसको अपन कहते हैं। तो उसके अनुसार दोनों नाभिक और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी कि कोई भी पिंड अगर एक अक्ष के सापेक्ष वृत्ताकार पथ में घूमता है तो एक अभिकेंद्री बल प्रदान होता है, अभिकेंद्री बल लगता है। पढ़ा था ना अपन ने। और अभिकेंद्री बल कभी भी अकेला नहीं लगता, ये बात मैंने बताई है आपको। तो अभिकेंद्री बल किससे प्रदान किया जाता है? इस स्थिर वैद्युत बल से प्रदान किया जाता है। तो अभिकेंद्री बल जो होगा वो किसके बराबर होगा?
स्थिर विद्युत बल के बराबर होता है। तो पहली परिकल्पना क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में रहते हुए इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बात समझ में आ गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन का वेग v है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ये किसका फॉर्मूला है? अभिकेंद्रीय बल का, और ये स्थिर विद्युत बल का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में वो बनेगा। इसकी जो भाषा है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा स्थिर विद्युत बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और यहां पर स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला K ZE E बटे R² बराबर mv² बटे R। ये हमारे पास में एक समीकरण नंबर आ गया जो कूलॉम इसका बोर मॉडल की पहली परिकल्पना का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं K का मान 1/4πε0 होता है। ZE नाभिक का आवेश है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, R नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4πε0 ZE² बटे R बराबर mv² बटे R। इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। सेम ही है, केवल थोड़ा सा चेंज किया है, K का मान लिखा है, इनको स्क्वायर में लगाया है। तो दोनों समीकरणों को अलग अलग नंबर न देकर आप एक नंबर भी लिख सकते हैं। केवल आप यहाँ 2 नंबर वाला 1 नंबर लगा सकते हैं, समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। तो ये पहली परिकल्पना। ठीक है, बोर की जो दूसरी परिकल्पना है वो है बोर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग जो है, जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जो स्थायी कक्षाएं होंगी, अभी बताया ना पहली परिकल्पना के में कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। अब ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, संवेग और कोणीय संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mv। संवेग का क्या सूत्र होता है? mv, द्रव्यमान गुणा वेग, और कोणीय संवेग का क्या बन जाता है? mvr। ठीक है ना, तो mvr बराबर h/2π का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब 1 से गुणा हो, 2 से गुणा हो, 3 से गुणा हो, एक पूर्ण संख्या से गुणा होना चाहिए, जहां n बराबर 1, 2, 3। ठीक है, तो दूसरा उन्होंने ये बताया कि उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर है ये बात? तीसरी परिकल्पना उन्होंने बताई कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है
या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो किस प्रकार से एक फोटोन के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। देखिए ये हम दो कक्षा बना रहे हैं, एक कक्षा हमने ये बनाई और दूसरी कक्षा मान लो हमने ये बनाई, ठीक है। और दोनों कंडीशन पढ़ रहे हैं कि वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न में आ रहा है, निम्न से उच्च में जा रहा है, एक ये और ठीक है। ये जो ऊर्जा स्तर है यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाना चाह रहा है, ऊपर वाली कक्षा में। ये जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर है, बाहर वाले जो है, ठीक है। और ये जो अंदर वाले हैं ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब उसे कुछ ऊर्जा चाहिए, छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जा रहा है तो कुछ ज्ञान चाहिए ना। तो यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो वह एक फोटोन के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक है। ये ऊर्जा ग्रहण करेगा एच न्यू, अवशोषित ऊर्जा, अवशोषित ऊर्जा, ये एक फोटोन है। ये एच न्यू ऊर्जा का अवशोषण करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और ऊर्जा का अवशोषण करके कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अभी फिलहाल क्या हो यहां है, यहां से ऊर्जा प्रवेश करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब यहां देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, यहां है, उच्च ऊर्जा स्तर में है और उसको निम्न ऊर्जा स्तर में आना है, यहां आना है। तो क्या करेगा, जितनी ऊर्जा उसने यहां अवशोषित की उतनी ही यहां पर उत्सर्जित करेगा, ठीक है। यहां जो है वो ऊर्जा निकालेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। उत्सर्जित ऊर्जा एच न्यू के बराबर ही करेगा और वही फोटोन की ऊर्जा होगी। एक फोटोन की ऊर्जा अपन जानते हैं एच न्यू होता है और एक फोटोन का अवशोषण करता है और एक ही फोटोन का उत्सर्जन करता है। ये जो ऊर्जा स्तर है ये मान लो En1 है और ये En2 है, ये En2 और ये En1। nवीं ऊर्जा स्तर है, nवीं कक्षा है, N1 निम्न ऊर्जा स्तर, N2 उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो ये बोर की तीसरी परिकल्पना है। उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है वो एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात En2 माइनस En1 बराबर किसके होगा, hν के। ऊर्जा का जो अंतराल है वो hν के बराबर होता है, एक फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। ये तीसरी परिकल्पना थी। केवल इस कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो परमाणु स्थायी रहेगा। तो इनसे सारी जो थी वो बोर की जो जितनी भी कमियां रही वो लगभग कमियां दूर हुई, लेकिन यहां पर भी कुछ कमी रही। क्या कि इन्होंने केवल हाइड्रोजन परमाणु जो आवर्त सारणी का पहला तत्व है
केवल हाइड्रोजन परमाणु पर उन्होंने कार्य किया और हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर ही उन्होंने ये सोचा कि एक परमाणु का अगर अपन अध्ययन कर लें तो बाकी के सारे परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु जैसे ही होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या बदलेगी। लेकिन आप जानते हैं, आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है परमाणु की संरचना में कि वहां जो कक्षक है वो चेंज हो जाते हैं, एस पी डी एफ। आवर्त सारणी पढ़ी है ना आपने, आवर्त सारणी में भी एस पी डी और एफ, ठीक है ना। तो इनकी आकृतियां क्या है, इनकी सबकी आकृतियां अलग अलग रहती हैं। तो इन सब की आकृतियों का पता कब लगा, जब हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर बोर मॉडल लगाया गया, तब ये ज्ञात हुआ कि अन्य परमाणुओं के लिए बोर की परिकल्पना लागू नहीं हो रही थी। क्यों नहीं लागू हो रही थी? क्योंकि बोर नामक वैज्ञानिक ने केवल वृत्ताकार कक्षाओं के लिए ही नियम दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो s में रहेगा, और s की आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, ठीक है ना। तो वृत्ताकार आकृति होती है तब तक तो ठीक है, तब तक तो बोर का नियम लागू होगा। लेकिन जैसे ही p आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो p ब्लॉक में या p कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और p कक्षक में जाते हैं जिसमें 3 भाग बन जाते हैं, px, py और pz। और उनमें फिर उनकी जो आकृति है वो डंबल की आकृति होती है या और चेंज आकृति होती है। डंबल में भी फिर वो लीनियर होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी बोर को जानकारी नहीं थी। तो अन्य हाइड्रोजन के अतिरिक्त या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन परमाणुओं के लिए तो ये परिकल्पना सही साबित हुई, लेकिन अन्य तत्वों के बारे में भी इन्होंने भी कोई व्याख्या नहीं दी, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, ठीक है। तो बोर के बाद जो वैज्ञानिक आए वो फिर आए सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक। उन्होंने फिर आगे पूरा चक्रण कैसे होता है और किस प्रकार से एसपीडीएफ की आकृतियां कैसे होती हैं, फिर उन्होंने डिटेल में बताया, ठीक है। तो ये बोर मॉडल की तीनों परिकल्पनाएं हैं। अब है इन परिकल्पनाओं के आधार पर इन्होंने फिर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, वो इन्होंने ज्ञात किया। तो सबसे पहला बिंदु है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकाल रहे हैं, ठीक है। और हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, आर एन, एनवीं कक्षा की, एनवीं कक्षा का निकाल लेंगे, उसके बाद अपन किसी भी का निकाल सकते हैं। पहले का निकालना है तो n बराबर 1 रख दो, दूसरी कक्षा का निकालना है तो n बराबर 2 रख दो, ठीक है ना। तो हम n का निकालेंगे व्यापक रूप से, फिर हमें किसी भी कक्षा का निकालना है तो अपन उसका मान रख सकते हैं। बोर की परिकल्पना के अनुसार या बोर की परिकल्पना को रखते हुए, उनके फॉर्मूलों को लेते हुए हमें Rn ज्ञात करना है। तो हम ये मानते हैं कि एक m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है जिसका nवीं कक्षा में वेग कितना है, vn। तो वेग का मान कितना है, यहाँ पर vn तो वेग है इलेक्ट्रॉन का, Rn nवीं कक्षा की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हमारे जो परिकल्पनाएं बनेगी उसका सूत्र क्या बन जाएगा, जहां v लिखा हुआ है वहां पर vn लिख देंगे, जहां r लिखा हुआ है वहां पर rl लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोर की प्रथम परिकल्पना से, इसमें यहाँ पर 2-3 लाइनें लिखनी छोरी वाली, इलेक्ट्रॉन का वेग vn और इसकी इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या, वो nवीं कक्षा की rn हो। तो बोर की प्रथम परिकल्पना से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE
स्क्वायर बटे आर एन आएगा ना, बराबर एम वी आर, ये था ना, सॉरी, एम वी स्क्वायर बटे आर अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो यहां पर क्या जाएगा, एन, और यहां पर भी एन, एम वी स्क्वायर एन और बटे आर एन। अब इसे हमें सॉल्व करके और क्या मान निकालना है, हमें आर एन का मान निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आप त्रिज्या वाला फॉर्मूला निकालोगे तो उसमें वेग नहीं आना चाहिए, और जब आप वेग वाला फॉर्मूला निकालो तो उसमें आपको त्रिज्या नहीं लेना है, त्रिज्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां आप ये कट जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले से ये कट सकता है, तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे आर एन बराबर एम वी स्क्वायर। ये एन आपको लिखना ही है, ठीक है। यहां से आप किसका मान निकाल लोगे, यहां से आप निकाल लोगे v का मान, ठीक है। और एम वी स्क्वायर जो हमारे पास में फॉर्मूला था एक दूसरी परिकल्पना का, यहां से यहां पे आपको किसका मान रखना है, वीएन का मान रखना है, तो इसको आप समीकरण 1 दे दें। और बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना से क्या था, एम वी आर, यहां एन लगा दो, यहां एन लगा दो, बराबर एन एच बटे 2 पाई, ये था ना दूसरी परिकल्पना। यहां से आप किसका मान निकालोगे, वीएन का मान निकाल लोगे, और यहां से वीएन का मान निकाल कर आप किस में रख दोगे, यहां रख दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहां आप आर एन निकालोगे वहां वीएन नहीं होना चाहिए, और वीएन निकालोगे वहां आर एन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूसरी परिकल्पना से आप किसका मान निकाल लोगे, वीएन का। तो एम और आर एन का इधर भाग लगा दो, तो यह जाएगा वीएन बराबर एन एच बटे 2 पाई, और ये एम और आर एन, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इस समीकरण नंबर 2 से 2 का मान आप किस में रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। तो वीएन का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान आप समीकरण 1 में रख दोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ रखना है आपको, तो ये आप ऐसा कैसा लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटे आर एन बराबर एम, यहां रखना है आपको, और ये मान रखना है, ये वीएन का मान है, यहाँ स्क्वायर है, तो सबके स्क्वायर लगा दो ना, यहाँ पर एन का स्क्वायर आ जाएगा, एच का स्क्वायर आ जाएगा, 2 की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पाई का स्क्वायर आ जाएगा, एम का स्क्वायर आ जाएगा, आर एन का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना, क्योंकि वी स्क्वायर का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्या किया, वी स्क्वायर का मान रखा है केवल। अब हमें यहां से आर एन निकालना है, जो चीजें कट रही हैं उनको अपन काट देंगे, और जो बचेंगे उनको अपन लिख देंगे, और ये देखेंगे कि कौन सी जो राशि है यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रही है, और कौन सी यहाँ पर कट जाएंगी। देखिए 4 पाई से 4 काट दो, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर है, ध्यान से देखना कहीं गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना। और क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, आर एन से ये एक आर एन कट जाएगा, और कोई राशि कटती हुई नजर नहीं आ रही,
m से m घट रहा है ना, m से m घट जाएगा। अब बचा क्या, पहले जो बची हुई राशि वो ऊपर लिख लेते हैं। तो जो बचा वो देखिए यहाँ पर बचा आपके z ई स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर इधर क्या बचा n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में पाई और rn, ये बच गया। इसमें हमें मान किसका निकालना है, rn का। तो इस rn को तो ले जाओ आप ऊपर, ठीक है, और ये z स्क्वायर आ जाएगा नीचे और ये एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, ठीक है। देखो क्या किया, rn बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में z ई स्क्वायर पाई, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और z ई स्क्वायर और ये पाई यहाँ पर है, rn ऊपर लेते हैं। आ गया सबके समझ में। अब देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी राशि जो बदल रही है, h कांस्टेंट है 6.6 2 गुणा 10 की घात माइनस 34, 8.8 5 गुणा 10 की घात माइनस 12। z का मान हाइड्रोजन के लिए तो एक है क्योंकि प्रोटॉन एक ही होता है, लेकिन अन्य परमाणुओं के लिए मान बदल जाएगा। यहाँ पर अपन एंड में हाइड्रोजन के लिए याद करेंगे। ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, पाई का मान 3.14, बदलेगा कौन, केवल n, ये n बदल जाएगा। पहली कक्षा के ले लेंगे तो n बराबर 1, दूसरी कक्षा के ले लेंगे तो n बराबर 2, ठीक है ना। इस प्रकार से R1 R2 R3 अपन बहुत से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने त्रिज्या निकाला। तो आज के लिए इतना काफी है। इसको आप डेरिवेशन को देखना, निकाल कर देखना 2 बार, एकदम आसान है। पहली परिकल्पना और दूसरी परिकल्पना को हमने दोनों को काम में लिया है और R निकालेंगे तो V का मान रखेंगे, ठीक है ना। इसमें देखो कहीं भी V नहीं है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। तो इतना ध्यान रखोगे तो ये आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।